हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका ईसीएस फेल हो जाए, किसी भी कारण से अनसफिशिएंट बैलेंस हो, या आपने किस्त को स्टॉप करवा दिया हो, या और किसी कारण से अगर आपका ईसीएस फेल हो जाए, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। ये ज़्यादातर मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सेक्शन 25, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है बहुत से आदमियों के पास। अब ये सेक्शन 25 क्या है, ये क्या कहता है? साथियों, जैसे कि आपको पता है, 25 मार्च से सारे देश में लॉकडाउन हो गया था। उसकी वजह से बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लोगों के ठप हो गए। 2.25 महीने सारा देश बंद रहा, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। देश की जीडीपी भी 23.9 नीचे चली गई थी, और लोगों की पर्सनल जीडीपी भी, लोगों की अपनी खुद की घरेलू अर्थव्यवस्था भी ठप हो गई थी। क्योंकि जब व्यापार तो तब करेंगे ना जब देश खुलेगा, जब घर से बाहर कोई निकलने देगा। फिर जैसे जैसे अनलॉक हुआ, आराम आराम से लोगों का काम चलना शुरू हुआ, लेकिन आज भी किसी का भी 50% से ज्यादा काम नहीं चल रहा है। बहुत कम काम ऐसे होंगे, मान के चले 5% काम ऐसे होंगे मैक्सिमम, जो कि 70-80% चल रहे हैं। 100% किसी का काम नहीं चला है आज की डेट में। अब सवाल ये आता है कि जो एक सर्वे है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी वो सर्वे के बारे में पक्ष रखा गया है, 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है प्राइवेट जो जॉब कर रहे थे किसी भी चीज में। अब उसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है, जो कॉमन मैन आदमी है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ये क्योंकि अगर आपका चेक बाउंस होगा तो ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। दिक्कत परेशानी का है, जो चेक बाउंस है उसका तो बहुत से आदमियों को पता है कि चेक बाउंस में क्या होता है। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबको ही है, नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं से यार प्यारे रिश्तेदार से पता लग जाता है। लेकिन ईसीएस बाउंस की नॉलेज जो है वो हजारों में एक आदमी को है, और ये नोटिस धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं। सेक्शन 25 क्या है, अब सेक्शन 138 क्या है? सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो ये कहता है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर होगा। मुकदमा दायर होने के बाद वो आपके खिलाफ उस मुकदमे में, वैसे तो चलता हमारे देश में 4-5 साल है कम से कम, लेकिन उसमें आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है 138 में? उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई ये हो सकती है कि जितने का चेक है उसकी डबल अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है कोर्ट के द्वारा, या आपको 2 साल की सजा हो सकती है। यह बताने का मेरा जो मकसद है वो आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। मेरे देखने में आया कि 50 लाख से कम में मैंने आज तक किसी को 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी है। उससे कम में ज्यादातर क्या होता है, क्योंकि आप ये समझे क्योंकि आप कोरोना काल की वजह से आपकी किस्तें ड्यू हैं, या पहले भी किसी कारण से थी, तो जो जज साहब होते हैं वो बहुत ही दिमाग वाले आदमी होते हैं। वो भी ये समझते हैं कि इस आदमी ने जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं किया, बेचारे के पास, इसके पास है ही नहीं, तो इसकी 2 साल की जेल क्या कर रही। वो उसका 100% पेनल्टी का ये भी नहीं है कि 50% बढ़ा दें, 100% तक। मान लो आपका 1 लाख रुपए का चेक बाउंस है तो आपको 2 लाख रुपए का पेनल्टी लग सकती है, लेकिन वो भी 4-5-7 साल के बाद, ये नहीं कि उसी दिन। जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है तो लोगों को डराते हैं, भाई साहब सीधी 5 साल की सजा हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी, केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। एक मेरे पास ऐसा भी कमेंट आया, उसमें थाने से ही फोन आ रहा है, हालांकि थाने वाले इसमें कुछ कर नहीं सकते 138 में, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है। अब जो धारा 25 है, धारा 25 है, जिसके आम आदमी के पास नोटिस आ रहे हैं, वो क्या कहती है? धारा 25 2007 में ये कानून बना है, लागू हुआ है जब से ईसीएस आया है। क्योंकि पहले तो पहले भी बैंकिंग होती थी, पहले भी लोग लोन लेते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे हमने किसी चीज का लोन लिया, सिक्योर लोन लिया, अनसिक्योर लोन लिया, मान लो सिक्योर लोन लिया 24 महीने का लिया,
तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमारे से 24 चेक ले लेते थे। और अगर हमने पर्सनल लोन लिया था, उस टाइम की बात कर रहा हूं 2007 से पहले की, तो फिर भी हमारे से चेक ले लिए जाते थे जितने महीने का हमारा लोन होता था। अब जब से ईसीएस आया है तो चेक की बैंक या एनबीएफसी कंपनी को जरूरत नहीं रही। ये तो बहुत से बैंक या एनबीएफसी कंपनी एज ए सिक्योरिटी चेक ले लेते हैं, अदरवाइज चेक की तो जरूरत ही नहीं रही यार, ईसीएस आ गया। ईसीएस भी एक की तरह से चेक की तरह ही है ये भी भाई, आप उससे ईसीएस मैंडेट पे साइन कर देते हैं और आजकल तो उसका भी नया नाट्य रूपांतर आ गया नेच के नाम से। लेकिन ये सब सिमिलर है, सब एक ही तरीके से काम करते हैं। ईसीएस में क्या होता है, आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को इतनी पावर दे देते हैं कि भाई इतना पैसा मेरा इतनी तारीख को आप मेरे इस बैंक से निकाल लेना। उस बैंक के या एनबीएफसी कंपनी के पास पावर आ जाती है। वो अगर ईसीएस बाउंस हो गया किसी भी कारण से, तो ये काफी हद तक 138 से मिलता जुलता है। ये जो 25 है इसमें हो कह सकता है भाई आपका ईसीएस बाउंस हो गया, इसमें भी वही है, आपके ऊपर ये केस करेंगे, लेकिन केस एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। किसी भी चौकी या थाने में आपके ऊपर केस नहीं कर सकते, आपके ऊपर केस करेंगे कोर्ट में 25 में भी, जैसे 138 में ये करते हैं। उसमें भी आपको 100% तक जुर्माना हो सकता है और 2 साल तक की सजा हो सकती है। वही जैसे मैंने 138 में बताया कि 138 में मैंने 50 लाख से कम में किसी को सजा होते आज तक नहीं देखी। हो सकता है कहीं हो जाती हो, पर उसमें भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6-7 साल के बाद अगर इन्होंने सजा दे भी दी जज साहब ने, तो आप उसको अगले कोर्ट में चैलेंज कर दे। और कोई भी हमारे देश में किसी भी केस में अगर 3 साल तक की सजा मिलती है तो तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, उसमें जेल आपकी होगी ही नहीं। तो ईसीएस बाउंस में भी ऐसे ही है, 2 साल की सजा भी हो सकती है और आपको 100% जुर्माना भी हो सकता है। वैसे तो दोनों सिमिलर केस है, लेकिन इसमें फर्क क्या है भाई, जो चेक बाउंस है उसमें तो क्या करते हैं, ये 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 20 लाख का लिया, 25 लाख का, कितने का भी लिया, हम मान के चलते हैं 5 लाख का लिया, तो ये क्या करेंगे, एज ए सिक्योरिटी 5 लाख रुपए का चेक आपसे इन्होंने ले लिया। जब डिफॉल्ट हुआ इन्होंने वो 5 लाख रुपए का बाउंस करवा दिया और आपके ऊपर केस कर दिया। अब इसमें आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, 5 लाख के 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं या 2 साल की सजा हो सकती है। और 25 में क्या डिफरेंस है, इसमें तो आपने 5 लाख का लोन लिया, अब आपने ईसीएस कितने की पावर दी, उसकी किस्त कितनी बनी होगी, 10,000 रुपए बनी होगी, 15,000 रुपए बनी होगी, 50,000 रुपए तो उसकी किस्त होगी नहीं। अब मान लो 10,000 या 15,000 रुपए आपकी किस्त बन गई और वो कोर्ट में आपके खिलाफ केस इन्होंने फाइल कर भी दिया, तो उसमें आपको पनिशमेंट कितनी मिल सकती है, वही 10,000 का 2 गुना 100% 20,000 रुपए, और वो भी कितने साल के बाद, 6-7 साल के बाद। यही कारण है कि ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर मैं कहता हूं भगवान ना करे किसी को अगर सजा हो भी गई, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा फाइनल होते होते। वो मैं जो हर बार कहता हूं कि 16 साल के आदमी ने तो किसी ने लोन नहीं ले रखा है, ना इन्होंने किसी को 16 साल वाले को दिया है, किसी ने लिया है उसकी आज उम्र 30-35 साल तो होगी, 30-35 साल केस चलेगा। यहां कोई 99 साल कब्जा तो करने के लिए आया नहीं है, भाई साहब के 99 साल यही बैठे रहेंगे हम, 99 ईयर का तो किसी का पट्टा तो हो नहीं रहे हैं यहाँ। और इतने दिन में हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा यार, फिर किससे किस्त लेंगे। यही कारण है कि ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी ना तो आपके ऊपर 138 का केस करना चाहते हैं, ना 25 का करना चाहते हैं, और जो एक अलग से सिविल केस कर सकते हैं जो पंजी का 5 पैसे का करते हैं, वो भी ये करना नहीं चाहते आपके ऊपर। ये आपको सिर्फ डराना और धमकाना चाहते हैं कि आदमी फोर्स में आके, दबाव में आके पैसा हमारा दे दे। लेकिन आप ये बात मान के चलें, अगर आपके पास पैसे नहीं है आज, तो आपका शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते यार। ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ये साले आपका क्या कर लेंगे, और ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका क्या बिगाड़ लेगी। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो शनि भी कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो, तो आप उनके पास ये मेरी वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे पास कमेंट करें। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।